नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज मैं आपके लिए लेकर आऊं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की पुस्तक है क्षितिज, उसमें अध्याय नंबर 6 जयशंकर प्रसाद। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 की सप्रसंग व्याख्या भी मैं कर चुका हूं काव्य खंड में, जैसे सूरदास और तुलसीदास के पदों को। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। अब 1 और अध्याय नंबर 2 के बाद सीधे अध्याय नंबर 6 क्यों? कई विद्यार्थियों के यदि पाठ्यक्रम संशोधित पाठ्यक्रम का आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके ये कंफ्यूजन रहेगा कि अध्याय नंबर 6 कैसे आ गया सीधा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5 ये तीनों जो काव्य खंड के लेसन है वो आपके हटा दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते पाठ्यक्रम का जो निर्धारण किया गया था वो अब केवल 60% सिलेबस से रहेगा, अर्थात आपके पाठ्यक्रम से रहेगा। तो उसमें यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, सिलेबस का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पाठ्यक्रम जो सिलेबस का निर्धारण वीडियो वो भी देख सकते हैं। बात करते हैं अपन की अध्याय नंबर आपको 3 जो था, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज आपके पास है, आप उसमें देख सकते हो कि अध्याय नंबर 3 जो है वो सेनापति का ऋतु वर्णन आपको अभी नहीं पढ़ना है। जो जरूरी है अर्थात जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वही आपको पढ़ना है। तो अध्याय नंबर 3 आपको नहीं पढ़ना है, ऋतु वर्णन जो सेनापति का वो नहीं पढ़ना है। अध्याय नंबर 4 जो देव की रचना है अथा पायनी नुपुर मंजू वजह के पद दिए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। श्री कृष्ण का वर्णन किया गया वो आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय नंबर 5 में जो कृपाराम खिड़िया के जो 15 सोरठे हैं वो भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये काव्य खंड में आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ने की बात क्या पढ़ना है वो है अब अध्याय नंबर 6 और पहले जो 2 अध्याय पहले और दूसरे में बता चुका हूं। तो आज हम बात करें जयशंकर प्रसाद अध्याय नंबर 6 जो आपकी निर्धारित जो पाठ्यक्रम अब रहेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। तो उसमें आप सूरदास पढ़ चुके हैं, तुलसीदास का पढ़ चुके हैं। तुलसीदास की प्रमुख जो 6 पद थे रामचरितमानस के बालकांड से उनकी अपन सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं और उसके प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। यदि जो विद्यार्थी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उन वीडियो को भी एक बार अवलोकन जरूर करें और देखें। और अब चलते हैं अपन जयशंकर प्रसाद की जो कविता है, इसमें प्रभो अध्याय नंबर 6 में जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो। लेकिन उससे पूर्व है जयशंकर प्रसाद कवि परिचय जो परीक्षा में पूछा जाता है। 2+2 ये 4 अंक का आपका सिलेबस में दे रखा है कि परिचय पूछा जाएगा, कवि व लेखक परिचय 4 अंक का रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद का इंपोर्टेंट है आपके कवि परिचय। तो वो कवि परिचय में आज आपको कराने जा रहा हूं। किस प्रकार से कवि परिचय में कवि का जन्म, मृत्यु और उसका पिताजी का नाम अर्थात और उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके बारे में और प्रमुख विशेष तौर से साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन कई बार ये याद नहीं होती, तो कैसे याद होगी लास्ट में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये याद करनी है। तो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की जो कवि परिचय की। तो जिस प्रकार अपन देखेंगे जयशंकर प्रसाद, पहले तो ये जान ले कौन से वाद की कवि है। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावाद जो एक साहित्य का काल स्तंभ समय है, छायावाद काल समय, उसमें जो 4 प्रमुख कवि रहे हैं छायावाद के 4 स्तंभ, उसमें प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। तो प्रसाद सबसे अग्रगण्य कवि है छायावाद के। ये जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। कौन से कवि है? छायावादी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और छायावादियों में अग्रगण्य सबसे आगे इन्हीं का नाम आता है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत पंत सुमित्रानंदन पंत और निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा महादेवी वर्मा जो एक मध्य कवियत्री भी है छायावाद की। तो ये 4 स्तंभों में अग्रगण्य सबसे आगे स्तंभ जयशंकर प्रसाद छायावाद के अग्रगण्य कवि कहलाते हैं। और इनका जन्म 1889 में 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था काशी नगरी में। निधन के बारे में 1937 15 नवंबर 1937 का इनको निधन हो जाता है। और जन्म स्थान इनका काशी नगरी में है। पिता का नाम इनका बाबू देवी प्रसाद राय है। बाबू देवी प्रसाद जो सूंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, जो सूंगनी साहू के नाम से प्रचलन में थे, लोग इन्हें सूंगनी साहू कहकर पुकारा करते थे। इनके पिताजी देवी प्रसाद राय चौधरी को लोग सूंगनी साहू कहते थे। और प्रारंभ से बचपन से ही इनको शिक्षा साहित्य में रुचि थी। किनको? जयशंकर प्रसाद जी को।
और हालांकि जो प्रारंभिक अध्ययन इनका घर पर ही हुआ, फिर बाद में आगे का अध्ययन इनका क्वींस कॉलेज में होता है। और सबसे मुख्य बात, इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का जो बहुत अच्छा ज्ञान था, अर्थात ये संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा बोल सकते थे, लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। बचपन से ही इन्होंने इन चारों भाषाओं पर अपना विशेष प्रकाश बनाया और उसी के साथ ये तीनों भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे। साथ ही साहित्य लेखन में बचपन से ही रुचि होने के कारण इन्होंने अपना जो साहित्य के रचना का जो मार्ग है वो अपनी इंदु नामक पत्रिका से प्रारंभ किया। इंदु नामक जो मासिक पत्रिका थी इनकी, और ये संपादन किया इन्होंने इंदु नामक पत्रिका से। जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया? इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था। कैसी पत्रिका? ये मासिक, क्योंकि पत्रिका भी अलग होती है, दैनिक प्रतिदिन आने वाली, ठीक है, और साप्ताहिक सप्ताह से आने वाली, और 15 दिन से आने वाली पाक्षिक होती है, और महीने से आने वाली मासिक। महीने में एक बार छपकर आने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? मासिक पत्रिका। तो ये इंदु किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, जिसका संपादन जयशंकर प्रसाद ने किया था। तो जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक जो पत्रिका थी मासिक, उसका संपादन किया। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, छायावादी कवियों में सबसे अग्रगण्य रहे। छायावाद के 4 स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। उसमें प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, और पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, और निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा का मतलब महादेवी वर्मा, ये कवियत्री थी। ये 4 स्तंभ में सबसे आगे जो ऊपर शीर्ष पर है वो है जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी कवियों में अग्रगण्य, और साहित्य के क्षेत्र में कवि तो थे, इसके साथ में ये नाटककार के रूप में भी इसको विशेष ख्याति मिली थी, क्योंकि इन्होंने नाटकों की भी रचना की थी, कई उपन्यास भी लिखे थे, कहानी भी लिखी थी। अर्थात ये काव्य के साथ, अर्थात पद्य रचनाओं के साथ इन्होंने कई गद्य रचनाएं भी की है, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। ये हम पढ़ेंगे इन्होंने कौन कौन से लिखे, आगे हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये कवि के साथ एक नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, और इनकी जो रचना की जो भाषा थी प्रमुख, वो भाषा है ब्रज भाषा और खड़ी बोली। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इन्होंने रचना की। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रभो जो कविता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रभो कविता, ये इनकी खड़ी बोली की हिंदी की श्रेष्ठ कविता है, जो कि इनका कविता संग्रह है कानन कुसुम। क्योंकि जब अपन पदों की व्याख्या करेंगे तब उस समय आपको बताना होगा कि ये किससे लिए गई है। तो मैं आपको बता देता हूं, इनका कविता संग्रह है कानन कुसुम। कानन कुसुम से कविता जो संग्रह, उससे ही ये प्रभु कविता ली गई है, जिसमें ईश्वर की स्तुति इन्होंने की है तथा प्रकृति में ईश्वर का वास और विस्तार, उसका उल्लेख इस कविता में वो करते हैं। तो इनका जो कविता संग्रह है वो आपके कानन कुसुम है, और उसी से जो प्रभु कविता आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उसमें अध्याय नंबर 6 में संकलित है कविता प्रभु। अब बात करते हैं कि इनकी जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली इनकी रचनाओं की भाषा थी। जैसे प्रभु कविता की जो भाषा कौन सी है, तो विशेष में आपको जब कविता पद्यांश की व्याख्या आएगी तो विशेष में बताना होता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इन्होंने इस कविता में किया है, जो कि कानन कुसुम से लिखी प्रभु कविता, और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। और इसके साथ इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी कई रचनाएं, काव्य रचना की है। बात करते हैं इनकी प्रमुख जो नाटक और उपन्यास और साथ ही जो काव्य रचनाएं और कहानी और निबंध की। तो रचनाओं को हम सबसे पहले देखेंगे इनकी काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं जो काफी प्रसिद्ध इनकी रचनाएं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधारा, ये इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधारा। अब बात कर रही याद करने की कि सर ये याद नहीं होती, कैसे हम इनको याद करेंगे, तो उसकी ट्रिक में मैं इसको आगे बताऊंगा, ताकि आप परिचय के साथ में सबसे महत्वपूर्ण होती है कवि की रचनाएं। यदि आपने रचनाएं नहीं लिखी तो 4 में से आपको 1.5-2 अंक ही मिलेंगे। प्रमुख जो रचनाएं होती है वो लिखना भी जरूरी है। साहित्यिक परिचय में अपन लिखना आवश्यक हो जाता है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधारा इनकी काव्य रचनाएं हैं, जिसमें ये कामायनी जो है ये इनका सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो काव्य ग्रंथ है, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में इसकी गणना की जाती है। सर्वश्रेष्ठ है ये
कामायनी। पूछा जाए कौन सा ग्रंथ काव्य रचना इनकी सर्वश्रेष्ठ है, तो वो है कामायनी। कामायनी संसार के सर्वश्रेष्ठ काव्य में इनकी रचना की जाती है। जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी। ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर कामायनी के बारे में पूछा जाता है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, तो सर्वश्रेष्ठ काव्य है ये, ध्यान में रखा, कामायनी। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधारा इनके प्रमुख काव्य रचनाएं। अब बात करते हैं अपन नाटक की, कि कौन कौन से नाटक, नाटक जो गद्य विद्या का एक प्रकार है और ये है वो पद्य विद्या का प्रकार है। तो नाटक में इन्होंने कौन कौन सी नाटक लिखे हैं, तो नाटक में ध्रुव स्वामिनी, और ऐतिहासिक नाटक है विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक गूढ़, ये इनके प्रमुख नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक गूढ़। अब बात करते हैं अपन उपन्यास की। प्रमुख 3 उपन्यास इन्होंने लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण रह गया, अर्थात अधूरा रह गया, इसको ये पूरा नहीं कर पाए। तो कौन सा जो उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद वो पूरा नहीं कर पाए, अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया, वो है इरावती। प्रमुख 3 उपन्यास कौन से इनके, कंकाल, तितली और इरावती। उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती, इरावती जो कि अधूरा रह जाता है, उससे पहले इनका निधन हो जाता है। और कहानियों में अपन देखेंगे कि प्रमुख कहानियां आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, इंद्रजाल और गुंडा, आंधी और छाया, ये इनके प्रमुख जो कहानी है। फिर से बता दें, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। निबंध के बारे में बात करें तो काव्य कला तथा अन्य इन्होंने प्रमुख निबंध लिखे थे, जिसमें काव्य कला और अन्य बहुत सारे निबंध है। निधन के बारे में बात करें, इनका जो निधन है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो जाता है। तो ये कवि परिचय में प्रमुख जो बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनको यदि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो पाठ्य गृह कार्य पुस्तिका है उसमें भी आप इसको उतार सकते हैं और लिख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आगे मुख्य बात पर चलते हैं कि ऐसे याद भी इनको करना है। तो देखो, आप जितनी बार इस वीडियो क्लास को देखोगे उतना ही आपको फायदा है और शीघ्र ही आपको ये याद हो जाएंगे। फिर भी यदि याद नहीं होते हैं तो ट्रिक बना के भी आपको इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि कामायनी के प्रेम में आंसू के लहर रूपी झरना बनकर वो चित्र की धारा में बह गए। तो इस प्रकार से ये काव्य ग्रंथ हो गए इनके कौन कौन से, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्रधारा। अब जैसे उपन्यास की बात करें, इनके 3 प्रमुख जो उपन्यास है, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती प्रमुख है। 3 उपन्यास है लेकिन इनमें कभी भूल जाते हैं, तो एक इनका शॉर्ट ट्रिक बना लो। जैसे कंकाल का क और तितली का त और इरावती का ई, तो कत्तई, मतलब अब मारवाड़ी में कत्ताई उपन्यास है, मारवाड़ी में कहते हैं ना कत्ताई उपन्यास है इनका कत्ताई उपन्यास है। कत्ताई का मतलब यार 3 ही है, ध्यान रखना, कत्ताई नहीं, बहुत सारे नहीं है, कत्ताई, कत्ताई मतलब 3। अब 3 क का मतलब कंकाल है इनका, त का मतलब तितली है, ई का मतलब इरावती, इरावती अधूरा अपूर्ण रह गया है, ये ध्यान में रखना। तो कंकाल, तितली और इरावती। अब बात करते हैं अपन इनकी कहानियों के बारे में, तो कहानियां किस प्रकार से इनकी याद रखी जाए। तो आकाश के अंदर एक प्रतिध्वनि हुई, क्या हुई, आकाश के अंदर एक प्रतिध्वनि हुई, यानी एक भविष्यवाणी होती है, एकदम से प्रतिध्वनि होती है। आकाश के अंदर एक प्रतिध्वनि हुई और जिसमें प्रतिध्वनि के साथ ही क्या आती है, आंधी आती है। आंधी का जो इंद्रजाल छाया, इंद्रजाल क्या हो गया, छाया, आंधी का क्या हुआ, इंद्रजाल छाया, जिसमें विपरीत उल्टा हुआ, गुंडे को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार अच्छे को दिया था लेकिन यहाँ क्या दिया गया, गुंडे को पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार एक कहानी रूपी एक याद करने के लिए अपन इसको इस प्रकार से बना सकते हैं ताकि अपन को याद हो जाए कि आकाश में एक प्रतिध्वनि हुई जिसमें आंधी रूपी इंद्रजाल है वो छा गया, जिसमें गुंडे को पुरस्कार दिया गया। कैसे कहानी बनाओगे कि आकाश में एक प्रतिध्वनि हुई, आकाश में क्या हुई, प्रतिध्वनि हुई, जिसमें आंधी रूपी इंद्रजाल छा गया, छा गया मतलब छाया, और इंद्रजाल का मतलब इंद्रजाल हो गया। कैसा, आंधी रूपी इंद्रजाल। आकाश में एक प्रतिध्वनि हुई जिसमें
जो आंधी रूपी इंद्रजाल छा गया, जिसमें क्या हुआ, गुंडे को पुरस्कार दिया गया। तो गुंडे का मतलब गुंडा और पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार। ये इनकी जो कहानियों के नाम हो गए। निबंध में आपको एक ही ध्यान रखना, काव्य कला और अन्य निबंध। और जो उपन्यास है, उपन्यासों में ध्यान रखना, कत्तई उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। और नाटक में आप ऐतिहासिक नाटक है, इनको चाहे तो आप ट्रिक नहीं बनाकर ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि साहित्य ऐतिहासिक नाटक है। जैसे ऐतिहासिक नाटकों में आपको स्कंदगुप्त याद रह जाएगा, चंद्रगुप्त याद रह जाएगा, ध्रुव स्वामिनी याद रह जाएगा, राजश्री याद रह जाएगा। तो अब जो याद नहीं रखना है वो आपको विशाखा नहीं याद रहे तो विशाखा याद रख सकते हैं। जैसे एक गुट, अब एक गुट भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो याद करने के लिए अपन को ट्रिक बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें नाटक में आपको ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं ट्रिक बनाकर करें तो आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी एक गुट में राजश्री के अजात शत्रु और स्कंदगुप्त के साथ विशाखा हो गई, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको यदि आप एक बार देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पुनः देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कवि परिचय जयशंकर प्रसाद का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में महत्वपूर्ण रहेगा। मैं दूसरी बार आपको बता देता हूं, निश्चित तौर से ये कवि परिचय पूछा जाता है। सबसे अधिक जयशंकर प्रसाद का और तुलसीदास जी का जो कवि परिचय है परीक्षा में पूछा जाता है। तो मानकर चलो जयशंकर प्रसाद इस वर्ष आपके मध्य शिक्षा बोर्ड में कवि परिचय पूछा जा सकता है। तो याद जरूर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको याद कर सकते हैं। और जैसा आप सुनोगे और देखोगे तो आपको और जल्दी याद होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रत्युत्तर भी आप लिख सकते हैं। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको आगे आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।